और आज शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिस पर दिल्ली ही नहीं बल्कि देश की नजर टिकी हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिर होगा कौन, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस बनाकर रखा है। मगर आज दिल्ली के नए सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। आज शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया जाएगा। फिर कल दिल्ली के रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। असल में दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है। सभी बेसब्री से नए मुख्यमंत्री के नाम सुनने के लिए बेताब हैं और दावेदारों के नाम भी लगातार सामने आ रहे हैं, वो भी आगे आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये 3 तस्वीरें। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का नाम भले ही तय नहीं हो पाया हो, लेकिन नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सब कुछ तय हो रहा है। रामलीला मैदान में आप देखकर भी आए हैं, कार्यक्रम की तैयारियां हो रही हैं, लोगों में उत्साह है, जोश है, हजारों की संख्या में लोग आएंगे ऐसी अपेक्षा है और पूरा देश देखेगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत की सरकार स्थापित होने जा रही है। 20 फरवरी यानी गुरुवार को दिल्ली के इसी रामलीला मैदान में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का समारोह होगा। उससे पहले रामलीला मैदान में रंगाई पुताई का काम किया जा रहा है। मेहमानों के लिए टेंट लगाए जा रहे हैं। रेड कारपेट बिछाने का काम भी तेजी से जारी है। इतना ही नहीं, पार्क में लगे पौधों और गमलों को भी संवारा जा रहा है। दिल्ली का यही वो ऐतिहासिक रामलीला मैदान है जहां पर 20 तारीख को शाम 4:30 बजे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री जो है वो शपथ लेंगे। तैयारियां देखिए कि किस तरीके से जोरों पर चल रही हैं। 3 मंच जो है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। पहला मंच 40x24 का होगा, जिसमें बताया जा रहा है कि ये बड़ा मंच होगा जिसमें प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा 2 छोटे मंच जो है वो तैयार किए जाएंगे। इन तैयारियों के बीच दिल्ली के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। इस बीच खबर है कि बीजेपी ऐसे चेहरे की तलाश में है जिससे दिल्ली समेत देश भर में एक सकारात्मक संदेश जाए। ऐसे में आइए समझते हैं कि बीजेपी दिल्ली का मुख्यमंत्री चुनने के लिए किन किन फैक्टर्स का ध्यान रख सकती है, साथ ही कौन कौन से नाम दिल्ली के सीएम की रेस में हैं। महिला वर्ग आज देश में बड़ा वोट बैंक बन चुका है। ऐसे में बीजेपी किसी महिला को आगे कर देश में बड़ा संदेश दे सकती है। वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से जीत दर्ज की। रेखा गुप्ता 2 बार निगम पार्षद रही हैं, साथ ही आरएसएस की सक्रिय सदस्य भी हैं। चर्चा तो ग्रेटर कैलाश से विधायक बनी शिखा राय के नाम की भी है। शिखा राय बीजेपी की उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रह चुकी हैं। ग्रेटर कैलाश 1 से 2 बार निगम पार्षद भी रही हैं। वहीं अगर नई दिल्ली सीट और केजरीवाल को हराने को मुख्यमंत्री का पैमाना बनाया गया तो प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे है। प्रवेश वर्मा अब तक कोई चुनाव हारे नहीं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं और दिल्ली में पार्टी के लिए जाट वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वैश्य और व्यापारी वर्ग बीजेपी का सबसे बड़ा और अटूट कोर वोटर माना जाता है। ऐसे में आपकी लहर में भी रोहिणी सीट से जीतते रहे विजेंद्र गुप्ता अहम दावेदार हो सकते हैं। विजेंद्र गुप्ता तीसरी बार विधायक बने हैं और उनकी संघ और साथ ही संगठन पर अच्छी पकड़ मानी गई है। इससे पहले वो निगम पार्षद भी रह चुके हैं। दिल्ली की 40% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीट मुस्तफाबाद से जीत हासिल करने वाले मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी रेस में है। मोहन सिंह बिष्ट का उत्तराखंड कनेक्शन है और दिल्ली में उत्तराखंड से जुड़े लोगों की अच्छी आबादी है। मोहन सिंह बिष्ट 6ठी बार विधायक बने हैं। उनकी संगठन और क्षेत्र में मजबूत पकड़ मानी जाती है। मोहन सिंह बिष्ट के अलावा पटपड़गंज सीट से तेज तर्रार युवा नेता रवि नेगी ने भी जीत हासिल की। पटपड़गंज से विधायक रविंद्र सिंह नेगी निगम पार्षद रह चुके हैं। वो पहली बार विधायक बने हैं। उन्हें दिल्ली में उत्तराखंड के युवा चेहरे के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह दिल्ली में पंजाबी और सिख वोटर सबसे मजबूत और महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर बीजेपी दिल्ली से लेकर पंजाब तक के समीकरणों को साधना चाहेगी तो किसी पंजाबी चेहरे को कमान मिल सकती है। जंगपुरा सीट से विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने मनीष सिसोदिया को हराया। पंजाबी सिख समुदाय से आने वाले तरविंदर सिंह पूर्व में 3 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा आशीष सूद या मनजिंदर सिरसा के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि सीएम के नाम पर फाइनल मोहर दिल्ली में होने वाली बीजेपी की बैठक में ही लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बात अब रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की, जिसके थमने के आसार नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध का अंत डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य एजेंडे में रहा। इस बीच जंग रुकवाने के लिए पहली बार सऊदी अरब के रियाद में एक दिन पहले यानी कि कल सीनियर अमेरिकी और रूसी अधिकारियों की मुलाकात हुई। ये 3 साल में सबसे उच्च स्तर की पहली सीधी बातचीत है। इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज और मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए, जबकि रूस की तरफ से विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और क्रेमलिन विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव मौजूद थे। असल में ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस युद्ध को खत्म करवाने की बात कही थी। ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध में यूक्रेनियन, रूसी और साथ ही उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत हुई है। ट्रंप ने कहा कि बर्बर और संवेदनहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि ऐसा युद्ध कभी नहीं होना चाहिए था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उनके नेतृत्व में नहीं हुआ। ट्रंप ने जल्द ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की उम्मीद भी जताई। और चलिए आपको बताते हैं कि सऊदी अरब के रियाद में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों और अधिकारियों के बीच हुई बातचीत का आखिर क्या परिणाम निकला है, आइए समझते हैं। रियाद में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 4 घंटे से अधिक समय तक बातचीत हुई है। यूक्रेन में शांति स्थापित करने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम के गठन पर सहमति बन पाई है। दोनों देशों के दूतावास में कर्मचारियों की संख्या बहाल करने पर भी सहमति बनी है। इसके अलावा रूबियो ने कहा कि केवल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में सक्षम है। क्रेमलिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा कि रियाद में अमेरिका रूस वार्ता सकारात्मक प्रगति के साथ संपन्न हुई है। यूरी उशाकोव ने यह भी कहा कि दोनों पक्ष एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखने पर सहमत हुए हैं। रूस ने अमेरिका से यह भी कहा कि यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने का नहीं। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की इस चर्चा का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के अल्टीमेटम के आगे नहीं झुकेगा और इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन की भागीदारी के बिना किए गए किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर देंगे। और बात अब क्रिकेट की। आज से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है। आज कराची के नेशनल स्टेडियम में मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच खेला जाएगा। यह मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। पहले मैच के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पूरी तरह फिट हैं। कप्तान ने कहा पेस अटैक मजबूत होगा, लेकिन इस अहम मुकाबले से पहले न्यूजीलैंड को बड़ा झटका लगा। तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन पैर में चोट लगने के कारण चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए। उनकी जगह काइल जेमसन को मौका दिया जाएगा। तो दुनिया की टॉप 8 टीमों के बीच आज से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होने जा रही है। 8 साल बाद इस टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। इस बार आपको बता दें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 8 टीमों को 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश है, जबकि ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। अपने अपने ग्रुप में शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और 2 टीमों के बीच 9 मार्च को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारत अगर टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में पहुंचने में सफल रहा तो फाइनल मैच दुबई में ही आयोजित होगा। भारत के फाइनल में नहीं पहुंचने की स्थिति में यह लाहौर में खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वनडे क्रिकेट का एक मशहूर टूर्नामेंट है और इसमें दुनिया की शीर्ष टीमें खिताब के लिए लड़ती हैं। भारत ने अब तक 2 बार यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आइए नजर डालते हैं कि टीम इंडिया ने कब कब यह गौरव हासिल किया। बता दें आपको भारत का इतिहास इस ट्रॉफी को लेकर रहा है। 1998, 2000, 2002 और 2004 के अलावा 2006, 2009, 2013 में जीते। उसके अलावा 2017 और 2017 में उपविजेता बनी भारत की टीम। ये जानकारी अब तक के आंकड़ों के मुताबिक आपको हमने बताई है। चलिए बात खेलों की ही हो रही है तो चलिए आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा, जहां स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी के कोच यहां के दूर दूर के इलाकों में रहने वाले युवाओं का भविष्य सुनहरा बनाने में मदद कर रहे हैं। युवा भी उत्साह से उनकी एकेडमी और सेंटर्स में आते हैं और कराटे, बॉक्सिंग जैसे कई खेलों के गुर सीखते हैं। वुशु
कराटे, किक बॉक्सिंग और इसी तरह के कई खेल खेलते ये युवा एथलीट अब बांदीपोरा की नई पहचान बनने की तैयारी में जुटे हैं और इन्हें कल के लिए तैयार करने का काम कर रहे हैं राशिद गुलजार, जो यहाँ स्टार स्पोर्ट्स एकेडमी खोलकर यहाँ के दूर दूर के इलाकों में खेलों को प्रोत्साहित करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बांदीपोरा के कई इलाकों में कोचिंग सेंटर्स खोले हैं जहां युवा ब्रिगेड तैयार हो रही है। तकरीबन हमने अभी तक 300 से ऊपर बच्चों को ट्रेन किया है, बॉयज एंड गर्ल्स, जो हमारी अभी नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल में उन्होंने मेडल लाया है। और हम ज्यादा चाहते हैं रिमोट एरियाज के बच्चे प्रमोट करें। हम नहीं चाहते कि टाउन के बच्चे भी आगे जाए, हम चाहते हैं जो हमारे रिमोट एरियाज के बच्चे हैं वो आगे जाए और नेशनल, इंटरनेशनल लेवल तक अपनी कंट्री का नाम रोशन करे, अपनी स्टेट का नाम रोशन करे। राशिद की कोचिंग कितनी कारगर है इसका उदाहरण है यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी से आने वाले ज़ीशान ताहिर, जिन्होंने हाल ही में आर्म बॉक्सिंग में गोल्ड और ओपन नेशनल सीलाम बेग चैंपियनशिप में डबल सिल्वर जीतकर कस्बे की शान बढ़ाई है। यही नहीं, ज़ीशान का सिलेक्शन अब श्रीलंका में होने वाली इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। ज़ीशान अब कोच को अपनी सफलता के लिए थैंक यू कहना भी नहीं भूलते। स्पोर्ट्स की वजह से बच्चा जो है वो ऊंची लेवल पे, इस वक्त पहले मैं इतनी लेवल पे था, मगर राशिद सर जो मेरे कोच है और मेरी फैमिली, इन्होंने मुझे नीचे वाली दर्जे से ऊपर आसमान की ऊंचाई वाली दर्जा दी है। ये एकेडमी लड़कियों को भी मौका दे रही है। यहाँ कोचिंग ले रही लड़कियाँ न सिर्फ बेहतर भविष्य के लिए मेहनत कर रही हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। मैंने नेशनल खेला, मैंने नेशनल में गोल्ड मेडल लाया है और मैं भी एक प्रमोट एरिया से बिलोंग करती हूँ। मैं सब बच्चों को कहना चाहती हूँ कि आप सपोर्ट्स में आए और अपना फ्यूचर बनाए। पहले मैं खेलने गई थी बारामूला जुजित्सु, मैंने वहाँ से ब्रोंज मेडल हासिल किया। उसके बाद मैं गई नेशनल खेलने, वहाँ से मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरी इतनी ही मैसेज है, आप भी आइए सपोर्ट्स में और अपना फ्यूचर बनाइए। आप फिजिकली और मेंटली ठीक रख सकते हो सपोर्ट्स में। स्थानीय लोग भी राशिद के इन प्रयासों की सराहना करते हैं। ये राशिद की ही प्रतिबद्धता और समर्पण का कमाल है कि बांदीपोरा के दूर दूर के इलाकों से युवा प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के लिए तैयार हो रही हैं और इलाके का नाम रोशन कर रही हैं। बांदीपोरा से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और जब बात खेलों की हो रही है तो आपको सोनमर्ग लेकर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में चल रही 9वीं राष्ट्रीय स्नो चैंपियनशिप 2025 का आज आखिरी दिन है। इस खास प्रतियोगिता में 15 से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 110 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। स्नो शू फेडरेशन ऑफ इंडिया के तहत पर्यटन विभाग के सहयोग से जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता का मकसद सोनमर्ग को शीतकालीन खेल के आयोजन स्थल के रूप में स्थापित करना है। जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में खेलों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। अब पोलो की बात, जिसे राजाओं का खेल भी कहा जाता है। इसी पोलो सीजन में की शुरुआत जयपुर में हो चुकी है। राजस्थान पोलो क्लब में इसका आयोजन हो रहा है। ये 30 मार्च तक चलेगी और इस दौरान कई रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे। इस सीजन का मुख्य आकर्षण MVC कप के लिए जयपुर ओपन टूर्नामेंट है जो चल रहा है। ये टूर्नामेंट 23 फरवरी तक होगा, जबकि इसी सीजन में पिछले साल की तरह लेडीज पोलो मैच का आयोजन भी हो रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को हॉर्स पोलो के खेल में अधिक से अधिक हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। पिछले मैचों की सफलता और भारी उत्साह को देखते हुए 22 फरवरी को लेडीज पोलो मैच खेला जाएगा। जयपुर का पोलो के साथ गहरा संबंध है। जयपुर अपनी ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक वैभव और शाही परंपराओं के लिए जाना जाता है। इस शहर का इतिहास पोलो खेल से भी जुड़ा है। जयपुर का पोलो क्लब दुनिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित पोलो क्लबों में से एक है। इसकी स्थापना 1901 में हुई। इसके बाद से ये एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। जयपुर का पोलो अब वैश्विक मानकों के अनुरूप होता जा रहा है। और अब बात करते हैं खो-खो की। खो-खो वर्ल्ड कप जीतकर लौटी मोनिका साहा का उनके गांव नवगछिया में जोरदार स्वागत किया गया। गांव को नाज है कि उनके छोटे से गांव से निकलकर मोनिका आज इंटरनेशनल खिलाड़ी हो गई हैं। हमने मोनिका से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्ते, थैंक यू। आप नवगछिया परिवार चैंपियन बनने के बाद आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का प्यार, इतना सम्मान और लोग इतने देखने के लिए इतने बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। माता पिता का तो बहुत सपोर्ट रहा है।
मतलब मैं कहूँगी ना, मेरा जीत का सारा श्रेय मेरे माता पिता, मेरे कोच और मेरी फेडरेशन का है। हमारी फेडरेशन ने, खो खो फेडरेशन KKFI ने, उन्होंने खो खो को वर्ल्ड लेवल तक पहुँचाया है, एक खो खो को ग्लैमर दिया है। तो इन सब का श्रेय है जो आज मैं वर्ल्ड कप खेली हूँ और वर्ल्ड कप विजेता बनी हूँ। 2036 में मोदी जी ने कहा है कि खो खो ओलंपिक में आएगा। अभी सीनियर नेशनल है, उसके बाद कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है, तो उसकी तैयारी है। सरकार से क्या आशाएं हैं, क्या मांग रखना चाहेंगे आप? मैं, सरकार तो बहुत अच्छी है और हमारी जो सरकार है, नीतीश कुमार सर, उन्होंने मतलब एक इतना बढ़िया स्कीम लेके आए हैं, मेडल लाओ नौकरी पाओ। तो ये एक खिलाड़ी का बहुत बड़ा तोहफा है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस मेडल लाना है। तो सारा कर्तव्य उसका सिर्फ मेडल पे ही है। तो अभी जैसे नेशनल गेम्स में 12 मेडल आए हैं बिहार के, मतलब बहुत बड़ी बात है बिहार का मेडल लाना। और मुझे आशा है कि आगे जाके हमारा जो बिहार है बहुत ऊंचे स्तर पे, मतलब ओलंपिक लेवल तक हमारा बिहार से कई खिलाड़ी निकलेंगे और खो खो में भी बहुत आगे तक जाएंगे, आगे बहुत खिलाड़ी निकलेंगे। कोचिया में मतलब मुझे आकर लोग इतने प्यार, इतना सम्मान दे रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं मिलने के लिए, बच्चे इतने प्यारे हैं सब, मतलब उनको मैं एक मोटिवेशनल हूँ मैं, मुझे देख के इतने मोटिवेट हो रहे बच्चे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जो खिलाड़ी हैं जो इस क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका गोल सेट है ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी परेशानी, समाज, लोग, कोई नहीं रोक सकते है अगर आपका गोल सेट है, आपके जुनून है आपके अंदर। को लेकर चलते हैं महाकुंभ नगरी प्रयागराज, जहां इस बार श्रद्धालुओं के पहुंचने के कई और कीर्तिमान बनने जा रहे हैं। आस्था के समागम में 56 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि आंकड़ा 65 से 70 करोड़ तक पहुंच सकता है। यह आंकड़ा देश की करीब आधी आबादी का है। वैसे महाकुंभ के आयोजन ने कई बड़े देशों को जनसंख्या के लिहाज से पीछे छोड़ दिया है। आस्था की डुबकी के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। इन दिनों प्रयागराज में अपार श्रद्धालु मौजूद हैं और आधे से ज्यादा श्रद्धालु इन दिनों कुंभ क्षेत्र के आसपास बने मंदिर और पार्क में भी घूमने के लिए जा रहे हैं। इस बीच महाकुंभ में आने वाले लोगों के लिए देश का पहला शिवालय पार्क आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ श्रद्धालु एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं। ये प्रभु में लीन होने का महोत्सव है। थकान नहीं हुई? कैसा लग रहा है स्नान? नहीं, अभी भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये पावन कुंभ नगरी में मां गंगा, यमुना और सरस्वती का आशीर्वाद लेने का महोत्सव है। इस महोत्सव में करीब 56 करोड़ श्रद्धालु अभी तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन जिस रफ्तार के साथ लोग रोजाना ट्रेनों और सड़क मार्ग से यहाँ डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, उससे अब ये संभावना जताई जाने लगी है कि क्या महाशिवरात्रि यानी कुंभ के समापन तक ये आंकड़ा 65 से 70 करोड़ पहुंच सकता है। इसका मतलब होगा कि देश की करीब आधी आबादी के लोग कुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अभी कुंभ खत्म होने में 8 दिन बाकी हैं। स्टेशनों पर उमड़ रही भीड़, चाहे वो प्रयागराज जंक्शन हो या अन्य स्टेशन हो, वहां पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 200 स्पेशल ट्रेनें 24 घंटे में प्रयागराज से रवाना की गई हैं, ताकि जो भीड़, जो यात्री श्रद्धालु प्रयागराज में संगम में स्नान करने के बाद आ रहे हैं, वो अपने गंतव्य को भेजे जा सके, प्रयागराज में भीड़ को कम किया जा सके। इन दिनों प्रयागराज में रोजाना 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं। यानी अगर ऐसी ही रफ्तार रही तो संभावना है कि श्रद्धालुओं का आंकड़ा 65 करोड़ पार कर सकता है या फिर 70 करोड़ के पास भी पहुंच सकता है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए शासन और प्रशासन लगातार यहाँ क्राउड मैनेजमेंट में भी जुटा हुआ है। यानी श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो और वो आसानी से संगम में डुबकी लगा सके, ये कोशिश लगातार हो रही है। 26 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व की तैयारियां जो है हम लोग कर रहे हैं और उस पे जो है इस तरीके से व्यवस्थापन किया जा रहा है कि यातायात की कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो और भीड़ प्रबंधन अच्छा रहे।
कुंभ में भीड़ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है तो इसकी एक वजह ये भी है कि लोग यूपी ही नहीं बल्कि बिहार और दूसरे राज्यों से भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। स्टेशनों पर काफी भीड़ है, यहाँ तक कि पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग बिहार के रास्ते महाकुंभ में जा रहे हैं। बिहार के रक्सौल में कई श्रद्धालु नेपाल से लगातार पहुंच रहे हैं। हमारी आस्था के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। थोड़ी सी तीर्थ यात्रा जाने के टाइम में कुछ भीड़, कुछ मुश्किलें तो आएगी, लेकिन ये यहाँ पे जाना है क्योंकि 144 साल के बाद आया हुआ कुंभ है, इसको हम होना नहीं चाहते। एक बार दर्शन करेंगे, दर्शन के बाद वहाँ पर नहाएंगे। हम लोग रिजर्वेशन करा के आए थे, एक ही सीट पे 10-12 लोग बैठे थे लगभग, एडजस्ट करके हम लोगों को ट्रेन बदल के आना पड़ा दोबारा। यानी इस बार श्रद्धालुओं का कीर्तिमान बन सकता है। चीन और भारत की आबादी को छोड़ दे तो महाकुंभ में उतने लोग शामिल हो रहे हैं जितनी दुनिया के कई बड़े देशों की जनसंख्या तक नहीं है। जितनी अमेरिका, रूस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनसंख्या है, उससे ज्यादा लोगों ने त्रिवेणी संगम में सनातन आस्था की डुबकी लगा ली है। अमेरिका की जनसंख्या 34 करोड़, इंडोनेशिया की 28 करोड़, पाकिस्तान की 26 करोड़, नाइजीरिया की 24 करोड़, ब्राजील की 22 करोड़, बांग्लादेश की 17 करोड़, जबकि रूस की 14 करोड़ और मैक्सिको की 13 करोड़ जनसंख्या है। जबकि कुंभ में अभी तक 56 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं तो इसकी एक वजह इंतजाम भी है, जिसकी काफी तारीफ हो रही है। इस व्रत को अभी भी 21st सेंचुरी में इतने लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु इतना श्रद्धा से आ रहे हैं, ये तो मुझे लगता है ये सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का ताकत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 22-22.5 करोड़ है और अब तक 54 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। महाकुंभ के दौरान कई बार ऐसे मौके भी आए जब वहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सबसे पहले मकर संक्रांति के अवसर पर हुए अमृत स्नान में 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई थी, जबकि 30 जनवरी और 1 फरवरी को ये संख्या 2-2 करोड़ के पार रही। वहीं पौष पूर्णिमा पर 1 करोड़ 7 लाख श्रद्धालुओं ने पुण्य डुबकी लगाई थी। इसके अलावा बसंत पंचमी पर 2 करोड़ 57 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर भी 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पावन स्नान किया था। We've come from Dubai and हर हर गंगे, हर हर महादेव, दया करो, रक्षा करो, कृपा करो, प्रेम दृष्टि करो। First time in Kumbh, first time to Prayagraj, beautifully organized and we have God's blessing. जाहिर है रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आखिरी 8 दिनों में ये आंकड़ा नए रिकॉर्ड बना सकता है। संभवतः ये देश की जनसंख्या यानी 142 करोड़ के आंकड़े के करीब तक पहुंच सकता है। अगर ऐसा हुआ तो देश की आधी आबादी महाशिवरात्रि यानी महाकुंभ के समापन तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुकी होगी, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। प्रयागराज से सिमर चावला, संतोष शर्मा, आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज कुंभ में एक शिविर ऐसा है जहां यमराज की पूजा होती है। राजस्थान के चूरू जिले से आई संयोगिता माता न सिर्फ यमराज की पूजा करती है बल्कि वो चूरू में यमराज का विशाल और भव्य मंदिर भी बनाने जा रही है। ये धरती का पहला यमराज धाम होगा। वो 10,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में मंदिर का निर्माण करने जा रही है। उनका कहना है कि यमराज के मंदिर में पूजन और दर्शन करने से लोगों का कल्याण होगा। संयोगिता माता ने यमराज के मंदिर के लिए संगम तट पहुंचकर गंगा की मिट्टी और गंगा जल लिया, जिसे लेकर वो राजस्थान रवाना हो रही हैं। उनका मानना है कि लोग बेवजह यमराज से डरते हैं। यमराज तो लोगों को उनके कर्म के अनुसार ही दंड देते हैं। लोगों को अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए।
महाकुंभ में आने वाले लोग अब यहां एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं। यहां देश का पहला शिवालय पार्क बनाया गया है जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना है। यहां सभी 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। एंट्री पर समुद्र मंथन, हर प्रतिमा के बाहर बोर्ड पर लिखा उसका इतिहास भी गवाह है। इसके साथ ही साथ मंदिर के बाहर लगे बोर्ड में बारकोड स्कैन करके 12 ज्योतिर्लिंगों की जानकारी भी श्रद्धालुओं को मिल सकती है। महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। जबरदस्त भीड़ के बीच एक परिवार ने कुंभ स्नान के लिए अलग ही तरीका निकाला। हुआ कुछ यूं कि अमेरिका से आई बहन ने प्रयागराज में रह रहे अपने भाई से कहा कि वो कुंभ स्नान करना चाहती है। बहन भारत आ भी गई, लेकिन भाई के सामने समस्या ये है कि इतनी भीड़ में बहन को इतना पैदल चलाकर संगम लेकर कैसे जाए। तो भाई बहन की इस जोड़ी ने मेला क्षेत्र तक पहुंचने के लिए शटल बाइक या ई रिक्शे की राह देखने की जगह अपनी खुद की ई साइकिल ही खरीद ली और अब इसी ई साइकिल से ये कुंभ यात्रा पर निकले हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कुंभ जा रहे हैं? हाँ, संगम जा रहे हैं। लगता है कि बहुत भीड़ है, तो उपाय क्या निकाला आप लोगों ने? हम लोग सोचे साइकिल से जाएं, इको फ्रेंडली भी है साइकिल से जाना। हाँ, इको फ्रेंडली है। नहीं, आपने देखा आप पीछे बैठी थी जी, तो क्या पैदल चलने से बचने के लिए था? हाँ, मतलब सुविधा हो जाएगी। ई बाइक से जाएंगे तो आसानी से पहुंच जाएंगे और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी, भीड़ से बच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये उपाय निकाला साइकिल। जी। और ये यूएस से आई है। अच्छा, यूएस से? कहाँ से आई है? यूएस से आई है, न्यू जर्सी से। अच्छा, खाली कुंभ में स्नान करने के लिए। तो ये साइकिल हमारे भाई ने भी साइकिल खरीदी ये वाली कि ताकि जल्दी जा पाए संगम तक। मतलब लगता है कि आप लोग को पता था कि पैदल चलना पड़ेगा? मालूम ही था, जिस हिसाब से पब्लिक आने वाली थी कि पैदल जाना ही पड़ेगा, गाड़ी का कोई उपाय नहीं है जाने का, तो इसलिए साइकिल निकाला। देखिए आप, ये प्रयागराज के रहने वाले बिजनेसमैन हैं, इनके घर मेहमान भी आए हुए हैं। क्या सर साइकिल क्यों आखिरकार? भाई मेरी सिस्टर का मन था कि महाकुंभ में नहाना है, गाड़ियां तो चल सकती नहीं और चलाना भी नहीं चाहिए। जिस हिसाब से भीड़ है तो साइकिल के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि इनको संगम कैसे मिला। तो एक हम लोगों ने सोचा कि भाई एक चलो कुछ साइकिल ले लेते हैं और उससे उसको ले जाएंगे घुमाने के लिए। ये प्रयागराज है। गाने से फेमस हुए बिहार के सिंगर आलोक कुमार का कहना है कि महाकुंभ ने उनका जीवन बदल दिया। पटना में उनसे हमने खास बातचीत की कि जिसमें उन्होंने बताया इस गाने को लेकर यूपी सरकार से जल्द उनको एक तोहफा मिलने वाला है। सुनिए ये बातचीत। इनको चेहरा से नहीं जानते, लेकिन अभी मैं इनको एक गाना गाने के लिए कहूंगा तो आप जरूर पहचान जाएंगे। आलोक जी, पहले वो गाना गा दीजिए जिससे आप अभी वायरल हो रहे, देश दुनिया में आपका नाम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और जो भी मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं सबको मेरा प्रणाम। और ये प्रयागराज तो मेरे लिए समझिए कि एक आलोक कुमार को खड़ा कर दिया इंडस्ट्रीज में। तो प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। पिछले कुंभ में ये गाना गाए थे और जो अभी जो है ये वायरल हो रहा है, जिसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके। क्यों आलोक जी? जी जी जी, ये मैं लगभग 2020-21 में मैं गाया था इसको, और आज जाकर के आज वर्ल्ड फेम गाना हो गया। मैं जीवन में कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल पे, खास करके भक्ति गाने इस लेवल पे गाना बजेगा, ये कभी उम्मीद नहीं थी मुझे जीवन में। अब आपको लेकर चलते हैं नई दिल्ली में चल रहे आदि महोत्सव में, जहां आदिवासी त्योहार मनाया जा रहा है। यहां आदिवासी पारंपरिक कला, संस्कृति, शिल्प आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया था। आपको बता दें कि आदि महोत्सव न केवल कला का मंच है, बल्कि ये आदिवासी समुदायों की आत्मनिर्भरता को भी दर्शाता है। देखिए आदि महोत्सव से हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा की एक खास रिपोर्ट। आदि महोत्सव में आपको तमाम चीज़ों से रूबरू होने का मौका मिलेगा, फिर चाहे वो बात धातु कला की हो, कपड़ों की बुनाई की हो, या इस तरीके की चित्रकला की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ की आदि चित्र गैलरी में, और यहाँ पे हर आपको स्टेट्स की, ट्राइबल कम्युनिटी की जो वहाँ की मेन पेंटिंग्स है वो देखने का मौका मिलेगा। ट्राइबल कम्युनिटी की जितनी भी कला है वो यहाँ पे उनकी प्रदर्शनी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस तेलंगाना के स्टॉल पे लेकर आई हूँ, जहाँ पे आपको आभूषण नजर आएंगे, और आभूषणों के साथ आपको महिलाएं भी नजर आएंगी, क्योंकि महिलाओं की, स्त्रियों की जो है
सबसे ज्यादा अगर कोई चीज फेवरेट है तो वो आभूषण है, चाहे फिर वो सोने के हो, चांदी के हो या किसी भी तरीके की चीजें के बने हुए हो। मैम कैसा लग रहा है? आप सबसे पहले तो मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगी एक बार, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? हाँ, अच्छा लगा आपको, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी की चीजें अपने आप में बेहद खास होती है, तो कुछ पसंद आया आपको यहाँ से? हाँ, भी कर ही रहे हैं सिलेक्ट, ये इयररिंग्स कुछ निकाले हैं मैंने और पहले भी निकाले थे और थर्ड टाइम मैं आ रही हूँ यहाँ पे, पहले भी यहाँ पे आ रही हूँ। इन्होंने भी कुछ इनोवेटिव किया है। पहले के समय में जहाँ सिक्कों के साथ इस तरीके की चीजें जो है आभूषण बनाए जाते थे, वहीं अब थोड़ा उसको बदलकर आप देख सकते हैं किस तरीके के तमाम आपको यहाँ पे वैरायटी जो है वो नजर आएगी। आदिवासी कला दिखाने के बाद हम आपको लेकर आ गए आदि व्यंजनों का स्वाद चखाने की, किस तरीके की यहाँ के जो ट्राइबल फूड्स है किस तरीके का स्वाद देते हैं। तो सबसे पहले आप कौन सी स्टेट से, पहले तो ये बताइए। मैं आंध्र प्रदेश से आया मैम। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का क्या आप व्यंजन जो है वो लोगों को स्वाद दे रहे हो? मैम क्या है ये? हाँ। एक बैम्बू चिकन है मैम, बैम्बू बिरयानी। इसमें तो ऑयल वाटर कुछ नहीं यूज करेगा, ओनली मसाला वाली यूज करेगा मैम। तो पकता कैसे है ये, मतलब बिना वाटर के, पानी के कैसे पकेगा? ये वाली बैम्बू वाटर, बैम्बू का ऑयल इसमें होएगा मैम। उम्मीद करते हैं शुभ समाचार में आपके दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ हुई होगी। आपका दिन शुभ हो। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।